एमपीडीएलएड की पढ़ाई करने के लिए चैनल ढूंढ रहे हो तो भाई बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की इकाई 3। इस इकाई 3 जिसका नाम है शिक्षा राजनीति एवं समाज, इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अंक विभाजन क्या है इस इकाई का, इसके प्रश्न उत्तर कौन से हैं महत्वपूर्ण जो डेढ़ की परीक्षा में आ सकते हैं और उन प्रश्न उत्तरों को लिखना कैसे है। जी हाँ, इस वीडियो में बिना देर के मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो को देखकर आपको क्या क्या सीखने मिलेगा ताकि आपका समय बचे। सबसे पहली बात कि आप पढ़ेंगे इसके अंक विभाजन की, कि कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कौन से आते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सब। दूसरी बात कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले डीएलएड की परीक्षा में आए थे और इस डीएलएड की परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ यहां पर दिए गए हैं और मैं आपको सिखाऊंगा उत्तर कैसे लिखना है और पूरा बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। जी हाँ, प्रत्येक विषय का वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक करो आप चैनल पर। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर ये विषय की वीडियो, सर वो विषय की वीडियो। भाई साहब प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड के नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको डीएलएड के नोट्स बहुत ही कम दाम में मिलेंगे। उन नोट्स से पढ़कर आप बहुत ही अच्छे परसेंट हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही डिटेल नोट्स हैं, उनको पढ़कर आप डीएलएड की परीक्षा में 80 से 90% तक भी हासिल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी के कि इसके अंक विभाजन की, कैसे इसका अंक विभाजन है। तो अगर बात करें इस इकाई 3 जिसका नाम है शिक्षा राजनीति एवं समाज, यह इकाई 3 कुल 15 अंकों का है। जी हाँ, कितने अंक आवंटित है इस पे? 15। यानी इस एक वीडियो को देखकर 15 नंबर मिलेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहो भाई, ठीक है। 15 अंक कैसे? एक नंबर के भाई इसमें 4 प्रश्न आएंगे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कितने भाई? 4, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 4 आने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर 2 मार्क्स का एक प्रश्न यानी अति लघु उत्तर भी आने वाला है, 1-2 मार्क्स का। और 4 नंबर का आपको आएगा एक प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय, और एक अति दीर्घ उत्तरीय यानी 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 4 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक विभाजित है, आवंटित है इस इकाई 3 पर, जिसका नाम है शिक्षा राजनीति एवं समाज, जो कि है विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो आप समझ गए होंगे ये विषय किसके ऊपर है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए, बिना देरी किए मैं शुरू करता हूं और बात करता हूं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताऊंगा, 12 पूरा समझा के। उस 12 में से 4 आना गारंटीड है 100%, और सिर्फ 4 नंबर नहीं मिलेंगे। उन वस्तुनिष्ठ की सहायता से आप दूसरे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख पाओगे, तो उसमें भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। वो है भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख है। ऋण मतलब कर्ज होता है। तो भारतीय जो धर्मशास्त्र है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह है, उसमें हमारे भारतीय सिस्टम में कितने प्रकार के ऋण, कितने प्रकार के उधार का जिक्र किया गया है। तो कुल 5 प्रकार के ऋण होते हैं। ठीक है, जैसे गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण, समझ रहे हैं ना, देश का ऋण, इस प्रकार से। तो कुल 5 ऐसे ऋण होते हैं, 5 प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया है भारतीय धर्मशास्त्रों में। दूसरा, भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। भाई गांव से मिलते हैं तहसील, तहसील से जिला, जिला से राज्य, राज्य से पूरा देश। तो हमारे भारतीय समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव है। आपको ध्यान रखना, छोटी इकाई कौन सी है? गांव। गांव सबसे छोटी इकाई है। ऐसे वाइस वर्सा भी कैसे ही पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला, पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है? अंतिम यानी हाईएस्ट। पुरुषार्थ जो होता है यानी किसी व्यक्ति की जो ड्यूटी होती है, जैसे मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष हूं, कोई लड़की भी क्या हो सकती है, उसका भी पुरुषार्थ होता है, यानी कैरेक्टर, नेचर की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो किसी भी व्यक्ति की अच्छाई की बात हो रही है, तो अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि आप अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर ले। आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपको संसार से मुक्ति मिले, यानी आप दुख, भय, चिंता इन सबसे परे हो जाएं। ठीक है, तो पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष यानी कि सांसारिक मोह और बंधनों से छूट जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। तो पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य है मोक्ष, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी किसके ऊपर भाई? कर्म के ऊपर। पहले की जो भारतीय संस्कृति थी पुराने जमाने में, वो कर्म के ऊपर आधारित थी। मतलब अगर मैं कर्म कर रहा हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं, तो मैं शिक्षक, ब्राह्मण बन जाऊंगा। अगर मैं दूसरों की रक्षा कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा। अगर मैं कोई दुकान वगैरह खोल रहा हूं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। साफ सफाई का काम कर रहा हूं तो वैश्य कहलाऊंगा। यानी काम के आधार पर पहले जाति बनती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से ये मुगल लोग आए हमारे भारत को लूटने, ब्रिटिशर्स आए भारत को लूटने, तो इन लोगों ने हमारे बीच भेदभाव, दूरियां पैदा की, हमारे बीच जाति पाति का भेदभाव लाया, इन्होंने उसे बढ़ाया। ठीक है, और जाति का नाम इन्हें दे दिया। और इन्होंने क्या कर दिया,
जाति के आधार पर काम देना शुरू कर दिया। पहले काम के आधार पर जाति होती थी, इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने, मुगलों ने जाति के आधार पर काम देना शुरू कर दिया और वहीं से जातिगत भेदभाव हमारे देश में, हमारे पूरे देश में शुरू हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाति पे कभी मत जाइए, हमेशा कर्म देखिए। जात न पूछो साधु की, भाई ये तो दोहा है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना। देखिए भाई, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी कर्म के ऊपर, कोई जाति पाति नहीं देखते थे। अगर किसी ने शिक्षा देने का काम किया तो ब्राह्मण है, किसी ने रक्षा की तो वो क्षत्रिय हो गया भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए, समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है कि समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है? भाई समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह कथन है रेमांड का। किसका कथन है? रेमांड। रेमांड ने कहा कि समाज जो है वो व्यक्ति की सार्थक कल्पना है। अगला देखिए, शिक्षा एक सशक्त साधन है, किस चीज का? आधुनिकीकरण करने का, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बनने का। शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आधुनिक चीजों को हासिल करेगा, आधुनिक बनेगा, है ना। बिना पढ़े लिखे नहीं कर सकते। आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो आप बीएड नहीं सीखेंगे, टीचर नहीं बन सकते, है ना। आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर आधुनिकीकरण नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आधुनिकीकरण आने के लिए हमें शिक्षा हासिल करना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर अपने छात्रों को पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप आधुनिक बनते जा रहे हैं। मैं खुद भी सीखता हूं पढ़ाते वक्त, तो मैं भी आधुनिक होते जा रहा हूं, ठीक है। तो शिक्षा एक सशक्त साधन है, किस चीज का भाई? आधुनिकीकरण करने का। आधुनिकीकरण यानी कि एडवांस बनने का, टेक्नोलॉजिकल, औद्योगिक तरीके से, है ना, मॉडर्न बनने का। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले दोनों, ये 7वां और 8वां बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक दूसरे से जुड़े हैं, ध्यान से सुनो। क्या? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जी हाँ। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कॉलेज की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, उससे क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। भाई डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में किस आयोग की गठन हुआ था भाई? तो इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। अब उल्टा, उल्टा कैसा? इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, राधाकृष्ण जी उसके हेड थे, मुखिया थे, है ना, उनका नेतृत्व था, तो उन्हीं के नाम से भी इनको जानते हैं। यानी इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण की नियुक्ति में किया गया था, उनके देखरेख में, नेतृत्व में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए भाई, कि मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, माध्यमिक शिक्षा आयोग है भाई, तो एमपी बोर्ड हमारा भी तो है, एमपी बोर्ड है ना, ध्यान रखिए। तो ऐसे कुछ सवाल पूछने के चांस बहुत होते हैं एमपी बोर्ड से संबंधित, मार्कशीट से संबंधित। तो मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो मुदालियर कमीशन है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। किसको? मुदालियर शिक्षा जो कमीशन है, मुदालियर जो आयोग है ना, कमीशन है, उसको। अगला देखिए, कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। भाई गीता मतलब जिसपे हाथ रख के कसम खाते हैं, जिसमें सारे नियम कानून एकदम सही सही और पूरी दुनिया के लिए लिखे हुए हैं। तो उन नियम कानून को ऐसा जैसा शिक्षा के रूप में भी जोड़ा जाता है, कि जैसे धर्म के लिए भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, वैसी शिक्षा के लिए गीता क्या है? गीता का रोल कौन प्ले करता है भाई? कोठारी आयोग। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन को ही शिक्षा का गीता, शिक्षा का भगवत गीता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, ज्ञान के कितने स्रोत है भाई? 4 स्रोत है। ज्ञान के जो स्रोत है वो 4 स्रोत है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान के कुल कितने स्रोत हैं? 4 जगहों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसे 4 स्रोत कहते हैं। अगला भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने भागों में विभाजित किया गया? 12 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल 12 भागों में विभाजित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसको कितने भाग में डिवाइड किया, बांटा है? तो कुल 12 भागों में, 10 2 12 भागों में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 12 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख है? 5 प्रकार। मेरे साथ बोलते चलिए, याद हो जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बोलते चलो मन में। भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई है गांव। भाई पुरुषार्थ का अंतिम एवं चरम लक्ष्य मोक्ष है। फिर प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी कर्म के ऊपर। फिर भाई समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, ये कथन किसका है? रेमांड का। फिर शिक्षा एक सशक्त साधन है, किस चीज का? आधुनिकीकरण का। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण कमीशन भी कहते हैं, इनके नाम से भी जानते हैं। मुदालियर कमीशन को क्या कहा जाता है भाई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर माध्यमिक, मौ से ध्यान रखेंगे, ट्रिक है। तो मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। फिर कोठारी आयोग को क्या कहते हैं? शिक्षा की भगवत गीता कहा जाता है भाई। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन को शिक्षा की भगवत गीता भी कहा जाता है। ज्ञान के भाई 4 स्रोत हैं।
फिर वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल 12 भागों में विभाजित किया है। तो ये तो हो गए सारे एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की तरफ। तो यहां पर देखिए सबसे पहला, समाज पर शिक्षा के पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। भाई समाज पर शिक्षा का प्रभाव, एजुकेशन नहीं होगा तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कैसी बन जाएगी, आप एक भली भांति जानते हैं। समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को आधुनिक बनाने के लिए, समाज को भयमुक्त करने के लिए, समाज में एक सौहार्द और शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए, समाज की उन्नति, व्यक्ति की उन्नति, पारिवारिक उन्नति, राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भाई आप लिख सकते हैं समाज में का शिक्षा पे क्या, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई शिक्षा समाज में सुधार लाती है, शिक्षा समाज में कुरीतियों, अंधविश्वास, कुप्रथाओं इनको दूर करती है। शिक्षा जो है समाज में मिलजुल कर रहना सिखाती है, आपसी भेदभाव मिटाकर एक दूसरे का साथ देना सिखाती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं चाहे तो, बहुत आसान है, सब जानते होंगे, इससे डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगला, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई वैदिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना। पहले के जमाने में जब गुरुजी लोग सिखाते थे गुरुकुल में, उनका मेन मकसद होता था कि एक अच्छा इंसान बने, इसका अच्छा चरित्र बने, इससे बाकी ज्ञान आए ना किताबी, लेकिन हाँ चरित्र अच्छा हो जाए। तो जो वैदिक शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य था भाई क्या, कि चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति का चारित्रिक निर्माण करना एक उद्देश्य था मुख्य। और क्या उद्देश्य हो सकते हैं भाई, समाज का संपूर्ण विकास करना, देश का संपूर्ण विकास करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, है ना, तो चौमुखी विकास करना, ये सब क्या है भाई इसके उद्देश्य आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, मुझे तो हंसी आती है इस बात पर, धर्मनिरपेक्षता। भाई धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना, किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करना। आपको लगता है हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान मानते हैं? नहीं भाई, कुछ खास धर्म ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ खास धर्मों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है हमारे देश में, जरूरत से ज्यादा, और उन्हें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के नाम पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जबकि वो धर्मनिरपेक्ष तो है नहीं भारत। धर्मनिरपेक्ष मतलब सब धर्म को समान मानो, लेकिन कुछ धर्म वालों को ज्यादा फायदा मिलता है, कुछ धर्म वाले अपने मर्जी के नियम कानून फॉलो करते हैं, उनको अलाउ करता है हमारा संविधान, जबकि कुछ लोग नहीं कर सकते। बहुत से धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे वो धार्मिक स्थलों को सरकार नहीं, वो धार्मिक स्थल मानते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर होंगे, उन मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को सरकार कंट्रोल करती है, उसका सारा पैसा सरकार ले लेती है। जबकि दूसरे धर्म है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझ जाइए, हिंदू छोड़ के जितने हैं, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, इन सब धर्मों के जो धार्मिक स्थल है, जो चढ़ावा पैसा आएगा उसको सरकार नहीं ले सकती, ऐसा संविधान में लिखा, लेकिन हिंदू का ले सकती है। तो इस प्रकार के कई सारी कुरीतियां हैं, इस प्रकार से कई ऐसे हम कह सकते हैं संदेहास्पद, विवादास्पद हमारे संविधान में कुछ नियम कानून बने हैं। और यहां तक मैं कह सकता हूं आप में से कईयों को पता तक नहीं होगा ये, लेकिन आप जाइए सर्च कीजिए, आर्टिकल 30A सर्च कीजिए आप जाके गूगल पर, संविधान में क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमें कितना बेवकूफ बनाया जाता है, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू धर्म को कितना बेवकूफ बनाते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई भाई इन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य, सरकार या फिर राज्य या फिर देश किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, मंदिरों में तो खुलेआम हस्तक्षेप किया जाता है भाई, सरकार नियम बना देती है अपने। तो ये मैं बता दिया कि ये 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। इन्हीं 15 में से आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आएंगे डीएलएड की आने वाली परीक्षा में से, इसी में से आएगा 100% गारंटी। यहां से आपको 8-10 नंबर तो कंफर्म है, इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें से नंबर मिलेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन्हें रोक कर लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर रोक कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ लेने के बाद, अति लघु प्रश्न उत्तरों को जान लेने के बाद, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। आपका एक कमेंट जो है उससे मैं जुड़ाव महसूस कर पाता हूं, आपके कमेंट से, आपके लाइक और शेयर से मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप अगर शेयर करते हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद हुई, उस तक ये वीडियो पहुंचेगी, उसे भी अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो भी अच्छा शिक्षक बनेगा। आप भी भावी शिक्षक है, शिक्षक का एक कर्तव्य है कि वो ज्ञान दूसरे तक जरूर पहुंचाए। तो चलिए लाइक करके वीडियो को कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो है कि एक अध्यापक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है, यानी एक टीचर अगर जो होता है, कोई बनता है, तो उसके अंदर कौन से गुण, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो देख लो, टीचर बनने का राज बता रहा हूं, देख लो यहां पर। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों की जो सोच होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। बच्चे इस मामले में ऐसा सोचते हैं, उस मामले में ऐसा सोचते हैं, बच्चों के अंदर ये चल रहा होता है, ये शिक्षक को पहचानने आना चाहिए, तभी वो अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। दूसरा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ज्ञान, भाई सीखते कैसे और सिखाते कैसे ही तो आना चाहिए। सिखाते कैसे, टीचर का काम है सिखाना,
उसे तो आना चाहिए, लेकिन शिक्षक को खुद भी सीखना पड़ता है और दूसरों को सिखाने के लिए हमें यह आना चाहिए कि सीखना कैसे है। तो सीखने और सिखाने की दोनों प्रक्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए। फिर शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना, यानी जो पढ़ाई है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ भाई। ऐसा नहीं कि बोर लग रहा है, हिस्ट्री की क्लास चल रही, इतिहास की कक्षा, लोग सो रहे, बच्चे सो रहे, बोरिंग क्लास तक बच्चों को नींद आ रही है, शिक्षक को भी स्वयं पढ़ाने में नींद आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रोचक होना चाहिए, कक्षा जो होना चाहिए एकदम इंटरेस्टिंग थोड़ा सा होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए पढ़ाई का थोड़ा सा हंसी मजाक वाला, बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं भाई, शिक्षा होने से ज्यादा फालतू बातें भी नहीं, लेकिन हाँ माहौल थोड़ा सा रोचक बनना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए शिक्षा का। ठीक है, अगला देखिए व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, यानी कुछ पर्सनल गुण आपके अंदर होने चाहिए, जैसे कि आप स्ट्रांग हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी ऐसा व्यक्तिगत गुण, आप भावुक हो, ये होना चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्य, भाई शिक्षक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी मेरी इस वीडियो और पिछली वीडियो के बीच में हफ्ते भर का गैप है, क्योंकि भाई हफ्ते भर गैप इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य जो है परेशानी चल रही थी, तबीयत खराब थी, मौसम बरसात का लगने की वजह से। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक का जो है स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शिक्षक जो है अच्छे से पढ़ा पाएगा। फिर मानसिक गुण, भाई मानसिक गुण होना चाहिए, मानसिक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए, होशियार होना चाहिए, मैच्योरिटी परिपक्वता होनी चाहिए, किसी बात पे ऐसे ही कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए, शांत होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो ये सारे गुण हैं एक अध्यापक के अंदर होने चाहिए। अगला देखिए, अब आपको लिखना कैसे है, तो आप लिखेंगे एक अध्यापक के निम्न गुण होना अनिवार्य है। डैश नंबर 1 बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, फिर डैश दीजिए बालक के मन को सीखना होना, थ्योरी लिख दीजिए, फिर दूसरा लिखिए उसमें भी डैश देके थ्योरी लिख दीजिए, ऐसे करके एक्सप्लेन कीजिएगा, बड़ा आंसर लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर एक अध्यापक को कौन सी भूमिका निभानी होती है, ये जो अध्यापक है वो सिर्फ एक टीचर नहीं होता, टीचर के अलावा और क्या क्या उसे करना पड़ता है, कौन सी भूमिका, कौन सा रोल प्ले करना पड़ता है, कौन सी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पहला तो कक्षा अध्यापक, भाई एक टीचर है तो आपको क्लास टीचर बनना पड़ेगा, किसी न किसी कक्षा का अच्छा अध्यापक बनना पड़ेगा, तो उस कक्षा की सारी गतिविधियां, टेस्ट पेपर से लेकर परीक्षा तक कराएं, तो सब कुछ आपको संभालना होगा, प्रेजेंटी लेना है ना, ये सब कुछ। उसके बाद गुण सहकर्मी, यानी कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर साथ काम करना है ना, टीम वर्क आना चाहिए। फिर संस्थात्मक नेता, यानी कि लीड करते आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल किसी दिन अब्सेंट है और पेरेंट्स आगे कोई अधिकारी आते हैं कक्षा स्कूल में, तो किसी ना किसी शिक्षक को तो संभालते आना है, आना सिखाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, तो संस्था का नेता भी होना चाहिए। फिर संस्कृति संरक्षक, संस्कृति की संरक्षा करना, बच्चों को, छात्रों को संस्कृति का ज्ञान देना, उन्हें अपने देश के, अपने धर्म के बारे में बताना, ये भी गुण होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी, भाई एक जिम्मेदार नागरिक भी होना चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, हाँ इस देश के हम जिम्मेदार नागरिक हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डीएलएड पास किया बहुत अच्छे नंबरों से, अगर मैं खुद फेल होता, मैंने नहीं पढ़ा किया होता और मैं आपको पढ़ाता, तो मैं जिम्मेदार नागरिक होता, जिम्मेदार शिक्षक होता? बिल्कुल नहीं। तो मैंने बहुत ही अच्छे अंकों से, मैंने 87% से अपने डीएलएड की परीक्षा पास की थी, फाइनल एग्जाम, तो आपको मैं पढ़ा पाता हूं, अच्छे से नॉलेज दे पाता हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है पहले, तो मैं जिम्मेदार था, मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए आपको पढ़ा पा रहा हूं। आप भी जिम्मेदार बनेंगे तो आपके जो छात्र होंगे वो भी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ठीक, तो ये हो गए सारे अध्यापक को जो भूमिका निभानी पड़ती है वो। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जनतंत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। जनतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जी हाँ, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसे जनतंत्र कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, वह जनतंत्र में आजादी होती है, फ्रीडम, इक्वालिटी होती है, समानता, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं ना डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है और धर्म का अधिकार होता है, ये सारे अधिकार जो है डेमोक्रेसी के कहलाते हैं। ठीक है, ये सब जनतंत्र के हैं। ठीक, अगला, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई स्त्रियों को शिक्षा क्यों देनी है, भाई स्त्री की शिक्षा क्यों नहीं देनी है? स्त्री जो है वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं तो बहुत लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो मैं पढ़ लिख के कोई एक नौकरी करता, मैं किसी को पढ़ाता नहीं पढ़ाता। लेकिन जो माता होती है वो घर पर अपने बच्चों को और घर के परिवार के लोगों को स्वयं भी तो ज्यादा शिक्षित रखती है और दूसरों को भी ज्यादा शिक्षित करती है। तो अगर एक लड़की का, स्त्री का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लड़की पढ़ेगी तो 4 लड़कों को पढ़ा सकती है, 4 और दूसरे लोगों को, अपने बच्चों को और पति को, घर में जो लोग होंगे उनको भी पढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो स्त्री शिक्षा का महत्व बहुत है, स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव ना हो, स्त्रियों में समानता है, स्त्रियों को उनके अधिकार दिए जाएं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। तो इस सब कामों के लिए स्त्री शिक्षा बहुत अनिवार्य है और देश का सर्वांगीण विकास करना है तो स्त्री शिक्षा जरूरी है भाई। स्त्रियों के बिना देश का पूरा विकास नहीं हो सकता। अगला, शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति का अर्थ क्या है? शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति का अर्थ है कि भाई शिक्षा में जो लिंग भेद था, स्त्री पुरुष का भेद था, वो फर्क खत्म हो गया है। लड़का लड़की का सबको समान रूप से पढ़ाया जाता है। पहले माँ बाप लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उन्हें बोझ समझते थे, उनकी शादी कर देंगे जल्दी से ताकि भाई दहेज ना देना पड़े ज्यादा, या फिर उन्हें पढ़ाई में ज्यादा खर्च ना करना पड़े क्योंकि वो दूसरे के घर चली जाती है शादी के बाद, तो पढ़ा लिखा के क्या मतलब है। इस तरह का भेदभाव होता था। पहले लोग मेल टीचर से अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते थे कि कोई सर नहीं पढ़ाएंगे, मैडम पढ़ाएगी तो ही पढ़ेंगे, शिक्षिका। अभी वो भेदभाव खत्म हो गया। अभी
मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप में कितने सारी मैम लोग होंगी, कितनी सारी गर्ल्स फीमेल होंगी, लड़कियां होंगी जो पढ़ रहे होंगे, है ना। तो कभी भी कोई भेदभाव नहीं है, आपको मुझसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे आप लोग को पढ़ाने में भी कभी दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव से हम ऊपर उठ चुके हैं। हम सब इस आधुनिक जमाने के समझदार लोग हैं जो लिंग भेदभाव नहीं करते। हमारा बेटा हो बेटी हो किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई शिक्षा में लिंग भेद समाप्ति का अर्थ। तो ये सारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर थे जो आपके डीएलएड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से डीएलएड की परीक्षा में आपको सवाल आएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइव सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और भी विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषयों की वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको डीएलएड परीक्षा के लिए नोट्स चाहिए, डीएलएड परीक्षा में पास होने के लिए आपको नोट्स चाहिए, तो आपको सारा डिटेल में फुल नोट्स मिल जाएगा। दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहां आपको नोट्स मिलेंगे और जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में 85 से 90% हासिल कर पाएंगे उन नोट्स को पढ़कर। वो नोट्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको न्यूज, फैक्ट, वीडियो लेक्चर सब जानकारी मिलती जाएगी। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।